हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोज में मैंने आपको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी और ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस को हमने कंप्लीट किया था। ये आपका सीटेट जो पेपर होगा, ठीक है ना। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 का हमने बताया था आपको कि सीडीपी जो जो कॉमन क्या क्या है। तो आपका 4 सब्जेक्ट कॉमन है। एक तो सीडीपी, लैंग्वेज 1 और 2 पेपर, और एक डेट इज मैथ। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको दोनों पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस क्या है दोनों पेपर में डिफरेंट। तो पहला पेपर में आपका है ईवीएस, और दूसरा में अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस, और सेकंड बैकग्राउंड आपका सोशल साइंस डेट इज आर्ट्स, तो हो जाएगा वो एसएसटी। ठीक है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया उसको बताता हूँ। मैंने सीडीपी आपको पार्ट 3 में कंप्लीट किया, 1 2 3। ईवीएस में भी हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है, पार्ट 1 एंड 2। आज का जो सीरीज आने वाला है वो आपका हिंदी का आने वाला है, हिंदी दैट इज द वन ऑफ द लैंग्वेज पेपर। ठीक है। तो मैं 2 लैंग्वेज पेपर को लेकर चलूँगा, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आपका हिंदी इंग्लिश है तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है एग्जाम व्यू पॉइंट से। तो हम लोग देखते हैं पहले कंटेंट को कि हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है इस वीडियो में। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कंटेंट का। अप्रोक्सीमेटली 1 टॉपिक में है ये। तो ओके, तो अब देखते हैं इसको बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप। पहला है आपका लैंग्वेज, भाषा। सेकंड है आपका भाषा अर्जन, डेट इज एक्विजिशन। थर्ड है आपका भाषा अर्जन किस वजह से होता है। फोर्थ है आपका मातृभाषा क्या है। फिफ्थ है आपका भाषा अधिगम। सिक्स है आपका भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है। सेवन कहता है भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। 8 कहता है दोस्तों भाषा के विविध रूप। 9 कहता है भाषा सीखने के चरण। 10th कहता है भाषा सीखने की प्रमुख विधियाँ, मतलब भाषा जो हम लोग सीख सकते हैं क्या क्या तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा भाषा ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। अगर भाषा नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर फीलिंग। भाषा हो सकता है कोई भी लैंग्वेज हो, मदर टंग हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू एक्सेट्रा जो भी हो, लेकिन एक तो होना चाहिए कॉमन मीडियम दैट विल बी कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो उसी का डिटेल इसमें पढ़ना है हमें। तो कहता है पहला विधि आपका व्याकरण विधि। सेकंड कहता है व्याकरण अनुवाद विधि। थर्ड कहता है डायरेक्ट मेथड। फोर्थ कहता है दोस्तों सम्मिश्रण विधि। फिफ्थ कहता है संप्रेषण परक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड। सिक्स कहता है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। और सेवन कहता है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे वन ऑफ द फेमस नेम इन द सीटेट एग्जाम। ये जीन पियाजे से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में भी था। तो भाषा एवं विचार, ये पियाजे के द्वारा जो भाषा एवं विचार है उसको हम लोग देखेंगे। फिर लेव वाइगोत्स्की, इट्स आल्सो वन ऑफ द फेमस मैन। भाषा और विचार, नोम चोमस्की। और 16 है आपका भाषा कौशल। 17 है दोस्तों लेखन के प्रकार। 18th है भाषाई प्रकार। और 19th है दोस्तों शिक्षण त्रिआयामी, जॉन डेवी। और आपका 20 कहता है दोस्तों टीचिंग मैक्सिम्स, है ना, शिक्षण सूत्र। और 21 कहता है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मेथड। इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं दोस्तों TLM, है ना। TLM अलग अलग तरीके से चार्ट बेस्ड और असाइनमेंट और लेसन प्लान के तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आप भी बनाएंगे अगर बीएड करेंगे तो यही होता है टीचिंग लर्निंग मेथड, शिक्षण सामग्री सहायक। फिर है आपका 22 निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर है आपका उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग। और आपका 24 है आपका उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। 25 कहता है दक्षता परीक्षा। 26 कहता है अभिरुचि परीक्षा। 27 कहता है मुख्य कौशल। 28 कहता है पुनर्बनल। और 29 कहता है बहुभाषिकता। और 30 कहता है दोस्तों पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक। और 31 कहता है आपका त्रिभाषा सूत्र। तो इतना हम लोग कंटेंट को पूरा करेंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में ये पूरा कंप्लीट तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको एज ए पार्ट 1 कह सकते हैं, मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगा 22 टॉपिक तक, निदानात्मक शिक्षण डेट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट जो आपका आएगा पार्ट, उसमें आपका 23rd तो आगे जो भी होगा एट द एंड वहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यही था हमारा
आपको मैं बता दूं इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो 30 मार्क्स का ये आएगा पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में आपका 30 मार्क्स। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भाषा डेट इज लैंग्वेज। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। बिल्कुल, भाषा जो है हमारे विचार जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप हिंदी जानेंगे ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का या मतलब हमको बोलने का। तो कहीं ना कहीं जो सेंडर है और रिसीवर है, तो दोनों का लैंग्वेज कॉमन होना चाहिए, तभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वही कहता है भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। आगे कहता है केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इनके अन्य कुछ प्रकार भी हैं। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, और 4 कहता है भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। 5 कहता है लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ओके, यहाँ देख रहे होंगे लिखी जा सकती है, मतलब भाषा और लिपि में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि लिखी जा सकती है। आगे कहता है दोस्तों भाषा के भेद या रूप। भाषा के भेद या रूप, तो पहला कहता है आपका कि लिखित भाषा। पहला है लिखित भाषा, जो हम लोग लिख कर, जैसे ये मैं लिखा हुआ हूँ तो ये हो गया लिखित कम्युनिकेशन मेथड। सेकेंड है मौखिक, जो मैं बोल कर पढ़ा रहा हूँ, डेट इज मौखिक भाषा। एंड थर्ड है आपका सांकेतिक, डेट इज सिंबॉलिक। जैसे मान लो ऐसे नाक को पकड़े तो आप समझ सकते हैं कोई और इशारा होगा, कान को पकड़े, डेट इज द सांकेतिक लैंग्वेज। कहता है कि लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। बिल्कुल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है दोस्तों वो लिखित संविधान है। क्यों लिखित संविधान है? क्योंकि प्रूफ है, क्या पता हो सके कोई कल को चेंज हो जाए, तो इसलिए लिखित प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो इसी चीज़ को लिखा गया इसमें कि लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। अब हम लोग देखते हैं एक्विजिशन, भाषा अर्जन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। क्या कह रहा है कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रकार के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। पहला आपका स्वाभाविक प्रक्रिया, सेकंड है आपका वातावरण का प्रभाव, और थर्ड कहता है दोस्तों आपका सहज प्रक्रिया। थर्ड क्या कहता है? सहज प्रक्रिया। फोर्थ कहता है चेतन या अवचेतन प्रक्रिया। फिफ्थ कहता है अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा, और 6 कहता है अनौपचारिक प्रक्रिया। अनौपचारिक प्रक्रिया, ठीक है। अब कहता है भाषा अर्जन किस वजह से होता है। जो भाषा वर्जन और वर्जन है ना, वो किस तरह से होता है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। मतलब हमारे अंदर एक सेल्फ मेंटलिटी इस तरीके का है ना, बिहेवियर इस तरीके का है कि हम लोग स्वतः भाषा को अर्जित कर ले। जैसे मदर टंग, कोई कहने नहीं आता कि तुम कौन हो क्या हो, वो बोलते सुनते समझते याद हो जाता है, आदमी उस रूप में ढल जाता है। तो कहता है कि हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं, और जैसे बच्चे को भाषा आती है किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर। यही बात है। आगे कहता है मातृभाषा क्या है। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप मातृभाषा क्या है, डेट इज मदर टंग। जो पहला अपने लैंग्वेज सीखा अपने घरों से, डेट इज मदर टंग। अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। ये आपका मदर टंग हो गया। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है,
स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। आगे आपका भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? तो कहता है अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। अगर अधिगम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। चेतन रूप से सीखी जाती है, इसमें एकाग्रता आपको दिखाना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें होना चाहिए। नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षक की जरूरत होती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा अधिगम क्या है कि आपका जैसे मातृभाषा था तो उसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आप मदर टंग अपना स्वतः वो हमारे शरीर में या मेंटलिटी इस तरीके का है कि सीख लेंगे। लेकिन अगर कोई अदर लैंग्वेज आपको सीखना हो जो आपके सराउंडिंग में नहीं हो तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? चेतन रूप से सीखना पड़ेगा, ध्यान देकर, नियम सीखना होगा उसका, किताबें पढ़नी होती हैं या कौशल सीखने होते हैं या शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। आगे कहता है अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, चेतन प्रक्रिया है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा। ठीक है, अधिगम का संबंध मतलब हो गया दूसरी भाषा से। जो आप लैंग्वेज बोला ना मैं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपका इंग्लिश कोई माहौल नहीं है, घर का कोई सराउंडिंग और कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो उसके लिए शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी, उसका जो है नियम सीखना पड़ेगा और उसमें थोड़ा आपको एकाग्रचित होकर समझना पड़ेगा। तो इस तरीके का है कि अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, चेतन प्रक्रिया से है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा आपको, औपचारिक माहौल चाहिए, है ना। कोशिश कीजिए कि उस इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट मिले। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर् बनन से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। आएगा था दोस्तों, भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए जो है प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। आएगा था भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है? तो कहता अवचेतन प्रक्रिया। भाषा अर्जन हो गया, भाषा अधिगम तो पहले भी हमने बताया था। भाषा अर्जन कहने का मतलब होता है मदर टंग, जिसको हम लोग स्वतः सीख जाते हैं, और भाषा अधिगम मतलब होता है अदर लैंग्वेज, इसमें हमको एफर्ट डालना पड़ता है, एकाग्रचित होना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, शिक्षक की जरूरत पड़ती है और उसके नियम को जानना पड़ता है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग दोनों में अंतर क्या है। तो भाषा अर्जन मतलब अवचेतन प्रक्रिया, इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही भाषा अधिगम में आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड की जरूरत है। स्वाभाविक प्रक्रिया, ये आपका सेल्फ ऑटो अपने आप को अंदर जो है लैंग्वेज सीख जाइएगा। लेकिन इसमें क्या है अधिगम में कि नियमबद्ध प्रक्रिया, इसके नियम को, जैसे हम लोग को इंग्लिश पढ़ना होता है ग्रामर, तो प्रॉपर उसका जो है मीनिंग समझते हैं, कैसे क्या रूल है, नियम है, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, डेट इज। फिर कहता है अनौपचारिक प्रक्रिया, इसमें कोई जो है आपको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं। और दूसरा हो गया स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है, आपको गाइड की ज़रूरत है इसमें अधिगम में। फिर कहता है मातृभाषा। 100 बात की एक बात देखो तो ये मातृभाषा। भाषा अर्जन क्या है? मातृभाषा। और भाषा अधिगम क्या है? ये दूसरी भाषा। डेट्स इट। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? तो पहला है वातावरण। वातावरण में आपको भाषा अर्जन मिलेगा लेकिन अधिगम नहीं मिलेगा। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, ठीक है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, अगर वातावरण मिलेगा तो बिल्कुल सीख लेगा। टारगेट लैंग्वेज क्या होता है? दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा को हम लोग टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। फिर आपका मदर टंग। ओके, तो मदर टंग के बारे में क्या करता है कि भाषा का पहला रूप है ये, और हमेशा अर्जित करते हैं, हमेशा क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। तो एक क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कहता है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात उनके लिए क्या है? तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। स्वाभाविक है क्योंकि उनका जो है अपना खुद का मदर टंग है, तो आना है, मदर टंग आपको छुपेगा नहीं, आ जाएगा। कहता है एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। क्या कहता है एनसीएफ कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। बच्चे को स्वयं को भी व्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, इसीलिए नया जो है एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है 5334। इसमें फुल्ली जो है आपका मदर टंग की बात की गई है, उसी पे जोर दिया गया है। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्ति करने देंगे अपनी मातृभाषा में।
आएगा था मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना। ओके सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक भाषा है। आगे कहता है कि हम मातृभाषा मदर टंग को और बहुभाषिता मल्टीलिंगुअलिज्म को स्वीकार करते हैं कक्षा में। आगे आपका भाषा के विविध रूप है ना, जो जो इसके रूप हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है मदर टंग भाषा का पहला रूप है ये नेशनल लैंग्वेज, कोई नहीं, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है भाषा का, और भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत 344 फर्स्ट हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व प्रणालियों में प्रयोग की गई भाषा, यही आपका मानक। आगे कहता है भाषा सीखने के चरण, तो कहता है कि कुकना कुकिंग 6 सप्ताह, बेबलिंग बलबलाना 6 माह, और एक शब्द चरण वर्ड स्टेज 1 साल, और टेलीग्राफिक और दोनों 2 शब्द चरण आपका हो जाएगा 18 माह से 24 मार्च, 18 माह से 24 माह, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष। तो इसमें कहता है लंबे उच्चारण 2 से 4 साल। अब देखिए भाषा सीखने के चरण, कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो जन्म लेता है तो उस समय केवल रोता है वो, लेकिन जैसे 6 सप्ताह होगा तो कूकना शुरू कर देगा। फिर मान लेते हैं 6 महीना होगा तो बलबलाना शुरू कर देगा। फिर 1 साल हो जाएगा तो एक शब्द कुछ कुछ बोलेगा। फिर मान लो 18 माह से 24 साल हो गया, 1.5 साल से 2 महीना कह लो, तो टेलीग्राफी को 2 शब्द चरण 2 शब्द को बोलेगा, मम्मी पापा इस तरीके से। और पहले शब्द में म प लंबे उच्चारण मतलब हो गया जैसे हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं 2 से 4 साल लगता है उसमें उच्चारण में। ये आपका डेवलपमेंट भाषा सीखने का चरण। हमारे प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार कहना है कि 1 साल में 3 शब्द, और 2 साल में 272 शब्द, और 5 साल में 272 शब्द। नेक्स्ट आपका कहता है दोस्तों कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, ठीक है। आई विल टेक ब्रेक। तो हम लोग देखते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां। पहला है आपका व्याकरण विधि, सेकंड है आपका व्याकरण अनुवाद विधि, थर्ड है आपका प्रत्यक्ष विधि, फोर्थ है आपका सम्मिश्रण विधि, फिफ्थ है आपका संप्रेषण परक विधि, और सिक्स है आपका आगमन विधि, दैट इज 7 हो जाएगा निगमन विधि। तो ये है। अब इसको हम लोग डिटेल फॉर्मेट में देखते हैं। व्याकरण विधि क्या कहता है? कहता है कि इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका व्याकरण विधि। तो क्या कहता है इसमें कि इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। सेकेंड है आपका व्याकरण अनुवाद विधि। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि को अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। फोर्थ है आपका दोस्तों सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। फिफ्थ है दोस्तों कम्युनिकेटिव मेथड संप्रेषण परक विधि। तो कहता है कि इस विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ।
भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट है आपका आगमन, दैट इज इंडक्टिव मेथड। उदाहरण से नियम की ओर देखा जाए, उदाहरण से नियम की ओर, पहले तो उदाहरण समझिए, उसके बाद नियम सीखिए। तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड। सेकेंड हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण, पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। पहले संज्ञा का हम लोग उदाहरण सीखते हैं या सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है परिभाषा बताते हैं। ये हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। सेकंड है आपका निगमन विधि, दैट इज डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव में क्या था, पहले एग्जाम्पल दीजिए देन उसका नियम बताइए, रूल बताइए। लेकिन अब डिडक्टिव मेथड में क्या है, नियम से उदाहरण, पहले रूल बताना है उसके बाद एग्जाम्पल देना है, दैट इज डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या है, नियम से उदाहरण की ओर। फिर कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। उदाहरण, पहले परिभाषा बताना, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करना। पहले क्या करना है, आपको परिभाषा बताना है, देन आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व एज एग्जाम्पल और क्वेश्चन टाइप आंसर। अब आते हैं जीन पियाजे के बारे में हम लोग देखते हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अहम केंद्रित वाक है ना। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है, ठीक है। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। आगे कहता अहम केंद्रित वाक क्या होता है। तो अहम केंद्रित वाक का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बाल कर पाता है, ठीक है, 2 से 6 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट कहता है भाषा एवं विचार पियाजे। कहता है जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। जीन पियाजे का क्या मानना है कि पहले विचार आया उसके बाद भाषा आई। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। नेक्स्ट आपका लेव वाइगोत्स्की। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है, ठीक है। इनके अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिस द्वारा हम भाषा का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल, एक प्रकार का टूल है, एक मीडियम है थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंडिंग द सेंडर और रिसीवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। आगे दोस्तों आपका इंटरनलाइजेशन, आंतरिकरण। बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला कहता है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक 2 वर्ष की उम्र में, निजी वाक प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष की उम्र में, और आंतरिक मौन वाक साइलेंट इनर स्पीच 6 वर्ष के बाद। आगे कहता है दोस्तों भाषा और विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। भाषा और विचार क्या कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद मिल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है इसमें कि जिग्सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबंधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या ढांचा, या आत्मकेंद्रित वार्ता। तो अब देखिए क्या कहता है कि जिग्सा पहली को, ठीक है, करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह पूरा जूता बना जाएगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये हो गया आपका व्यक्तिगत वार्ता।
वन ऑफ द फेमस आपका ये जो नोम चोम्स्की हैं, इनका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहला था जीन पियाजे, फिर आपका वाइगोत्स्की और आपका नोम चोम्स्की। तो पहले क्या करना है, हम लोगों को कुछ कुछ टर्म याद करना है। एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार 4 बार देखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है। और आपको PYQ तो एनी हाउ आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नोम चोम्स्की क्या कहता है कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है, इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। आगे कहता है जिसे भाषा अर्जन यंत्र LED कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे कहता है कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन LED हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र LED 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए, ठीक है। कहता है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधी है, तो चोम्स्की। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या होता है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब भाषा कौशल है। तो सुनना और पढ़ना ये हम लोग घर से सीखते हैं, गृहात्मक कौशल। लेकिन बोलना और लिखना ये हम लोग अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, मतलब खुद के विकास पे डिपेंड करे। जैसे बोलना, अब आप अच्छे तरीके से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सेल्फ आपका खुद का होना चाहिए। लिखना, आप राइटिंग कैसे बैठाते हैं वो अपना है। लेकिन जो सुनना होता है तो अलग पे डिपेंड करता है, कैसे घर में लोग बोलते हैं, कैसे लोग पढ़ाते हैं। तो हो गया गृहात्मक कौशल। और आपका जो हो गया बोलना और लिखना, ये हो गया अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, सु वो प ली। तो छोड़ो ट्रिक इंपॉर्टेंट, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, डेट इज द भाषा कौशल। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऐसा कोई इशू नहीं है कि पहले हम सुनेंगे तब बोलेंगे, तब पढ़ेंगे तब लिखेंगे। हो सकता है पहले हम लिखना ही चालू कर दें, उसके बाद बोलना शुरू कर दें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें, उसके बाद सुनना शुरू करें, ये भी हो सकता है। तो ये कोई अरेंजमेंट जो है फिक्स नहीं है, ठीक है। कहता है भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतर संबंधित, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। ये कोई साइमल्टेनियस नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कोई आगे पीछे हो सकता है, ओके। सुनना और पढ़ना गृहात्मक कौशल है। सुनना और पढ़ना क्या है, गृहात्मक, पहले ही बताया हमने। बोलना और लिखना अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, ठीक है। आगे कहता है कि भाषा कौशल, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ऐसा है कि क्रम से सीखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसी क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये चारों सीखना ही सीखना है, ठीक है। लेकिन ये क्रम में हो ये कोई जरूरी नहीं है। आगे आपका आता है सुनना। सुनना क्या होता है, तो बच्चों को सुनने का मौका देंगे। बच्चों को क्या है, सुनने का मौका देंगे। बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना और कहानी व कविता सुनाना। सुनना क्या होता है, सुनना, बच्चों को सुनने का मौका देंगे। बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना और कविता व कहानी और कविता सुनना। मान लो क्लास में गए और बच्चों को खड़ा कर दिए, तुम बताओ अपना नाम, तुम बताओ कोई कहानी सुनाओ, तुम कविता सुनाओ, तुम किसी भी वाक्य के वो रिपीट करो, जैसे गाय के बारे में बोलो, भैंस के बारे में बोलो, तो उसका अपना व्यक्तित्व के बारे में बोलना, ये हो गया सुनना। अब होता है बोलना। कविता का पठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। बोलना हो गया, तुम बोलो अपने से जो बोलना चाहते हो बोलो। जैसे कविता दे दिए उसको पढ़ो, तो बोल बोल के पढ़ेगा उसको, या संवाद बातचीत कर सकते हैं, या मौखिक कोई भी चीज़ आप ओरली तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आंसर आपको स्टूडेंट की तरफ से मिले, ताकि वो बोलेगा। बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। थर्ड हो गया दोस्तों पढ़ना। पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ने के कौशल को क्या कहते हैं, वाचन। अब आता है पढ़ना। तो पढ़ना मतलब हो गया साइलेंट रीडिंग, मौन पठन, और आपका लाउड रीडिंग हो गया आपका सस्वर पठन, ठीक है। आगे कहता है दोस्तों मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, तेजी से पढ़ सकेगा और ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। इन बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सस्वर बोल बोल के पढ़ेगा तो उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, और सस्वर पठन से रस भी आता है। तो दोनों का अपना अपना है पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे मौन पठन कोई करता है साइलेंट रीडिंग, तो मौन पठन से यह है कि उसका ध्यान बेहतर होगा, ध्यान केंद्रित होगा।
तेजी से पढ़ सकेगा, फटाफट पढ़ सकेगा, उसको ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। ज़्यादा विषय पढ़ ले, जल्दी पढ़ेगा, टाइम कम बचेगा तो ज़्यादा पढ़ेगा। लेकिन वही सस्वर बोल बोल के पढ़ता है तो उससे उसका उच्चारण जो कैपेसिटी है ना वो अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे और सस्वर पठन के रस भी आएगा। ओके, अब है आपका लिखना। तो लिखना कहता है कि अध्यापिका बच्चे की वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुति लेख का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लेखन के प्रकार, तो लेखन के प्रकार क्या होता है, तो आपका हो गया सुलेख, श्रुति लेख और अनुलेख। तो कहता है सुलेख सुंदर लेख, श्रुत लेख वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर कराना, और अनुलेख कहता है अक्षरों का अनुरेखन या ट्रेस करना। ठीक है, आगे आता है आपका भाषाई प्रकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। अफेसिया, अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। ठीक है, अफेसिया, देखो ये सब टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल देगा कि बच्चे को सुनने में, समझने में और बात करने या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो ये किस प्रॉब्लम का जो है शिकार है, किस बीमारी का शिकार है, डेट इज अफेसिया, अफेसिया। नेक्स्ट आपका डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या, पढ़ नहीं पा रहा अच्छे से, लिख नहीं पा रहा अच्छे से, लिख भी रहा है तो पता चला सीधा नहीं लिख रहा है, तिरछा लिख रहा है। तो ये कौन सा बीमारी का लक्षण है, तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। मान लो कोई बच्चा सुनने, समझने और बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है उसको, तो अफेसिया प्रॉब्लम है। अगर वह पठन लिखने में समस्या हो रहा है, डिसलेक्सिया है। तो क्वेश्चन है आपका कि पठन विषय, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, तो न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, और एक ही गतिविधि विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो ये कहता है सी नंबर है, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट है आपका शिक्षण त्रिआयामी जॉन डीवी। तो इसमें कहता है अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। त्रिआयामी मतलब क्या हो गया, अध्यापक छात्र, मान लो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कोई पढ़ेगा तभी तो ये कम्युनिकेशन चल पाएगा लंबे समय तक, हम पढ़ाएं कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन पढ़ेगा, तो व्यूज से पता चलता है, कितने लाइक आए, कितने व्यूज आए। अगर व्यू अच्छा है तो इसका मतलब हमारा पढ़ाने का शैली लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो और दूसरा हो गया विषय वस्तु। विषय वस्तु जैसे मैं आज हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ, डेट इज विषय वस्तु। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ रहा है, तो ये मीडियम हो गया विषय वस्तु। तो तीनों का होना जरूरी है। ओके, टीचिंग मैक्सिम्स क्या कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और सरल से जटिल की ओर। ठीक है, आगे कहता है टीचिंग लर्निंग मेथड, टीएलएम। टीएलएम में क्या क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। पहला हो गया दृश्य सामग्री, चार्ट बेस्ड स्टडी। चार्ट बेस्ड स्टडी का हमने एक वीडियो बनाया था मैथ का, जो था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें हमने बताया था अलग अलग टाइप का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाई फार्मूला और जो भी उसके कंसेप्ट होते हैं। तो चार्ट बेस्ड स्टडी का ये बेनिफिट है कि आप उसको एक बार घर में प्रिपेयर कर लीजिए और आप क्लासरूम में उसको इजीली जो है आप हैंडल उसको करके ले जा सकते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, और उसको कम समय में अच्छा स्पीच को आप डिलीवर कर सकते हैं। ये आपका है बेनिफिट चार्ट बेस्ड स्टडी का। सेकेंड कहता है श्रव्य सामग्री रेडियो, ठीक है, और थर्ड कहता है दृश्य श्रव्य सामग्री टीवी, और आगे आपका क्रिया सहायक सामग्री डेट इज फील्ड ट्रिप। आगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षण सहायक सामग्री को क्या प्रयोग है। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण की ओर ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक, भागीदारिता, सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। आगे कहता है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकार में क्या है, तो ये कहता है सहायक है। ठीक है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है, सहायक है। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। सेकंड कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका बाल्य साहित्य, बाल्य साहित्य। अब आते हैं हम लोग विजुअल एड्स, जो हम लोग दृश्य सामग्री के द्वारा देखते हैं, दैट इज ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, चार्ट और मानचित्र। ठीक है, अब आता है श्रव्य सामग्री, हियरिंग एड, जैसे रेडियो से हम लोग सुन के कुछ चीज़ इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपका हो गया माइक्रोफोन, फिर हो गया दोस्तों एम्पलीफायर, और आपका हो गया टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। ओके,
नेक्स्ट है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल ऐड। ये कहता है आपका फिल्म प्रोजेक्टर, जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों हो, टेलीविजन और चलचित्र। नेक्स्ट है आपका क्रिया सहायक सामग्री, इसमें कहता है किसी ऐतिहासिक संग्रहालय और उद्यान का भ्रमण करना। किसी ऐतिहासिक संग्रहालय या उद्यान का भ्रमण करना, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। फिर कहता है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। तो आकलन का उद्देश्य क्या होता है? आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला कहता है जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, ये हो गया का आकलन। छात्रों की समस्या को दूर करना। थर्ड है आपका छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। ठीक है, आगे कहता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हो गया आकलन और मापन। मूल्यांकन किस चीज का करते हैं हम लोग? आकलन और मापन का। नेक्स्ट है आपका आकलन असेसमेंट में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। मेजरमेंट में यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। और आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का ही हिस्सा है। ठीक है, असेसमेंट आकलन में क्या था कि यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, हाउ टू लर्न। एंड मेजरमेंट में देखते हैं कितना प्रतिशत सीखा है, हमने कोई चीज़ बताया तो उसका कितना परसेंट उसने गेन किया है। तो यही दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। आगे कहता है निदानात्मक परीक्षण दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाइयों के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिन अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। तो इतना तक हमने कर लिया है। अब जो आगे आपका जो टॉपिक होगा दोस्तों वो आपका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट तक हमने कर दिया, तो आपको एक रिकैप मैं दिखा देता हूँ। तो हमने बताया था कि आपको 1 से लेकर हम लोग 22 टॉपिक तक हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं आपका 22 टॉपिक हो गया निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका हमने कर दिया है। निदानात्मक शिक्षण क्या था? निदानात्मक शिक्षण इसमें यह था कि कोई टीचर स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहा है तो वह कितना उस चीज़ को सीख पाया, है ना, कितना सीख पाया और उसमें उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ताकि उसको आगे यह समस्या नहीं है। इसी को बोलते हैं निदान करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका 23rd पॉइंट से आएगा, दैट इज रिमेडियल टीचिंग। थैंक यू वेरी मच।